हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे 5th और 6th जुलाई के करंट अफेयर्स। तो पहले पिछले क्लास के क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो वो नायरोबी केनिया में है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी पूछा था मैंने, तो उनका नाम है इंगर एंडरसन। ठीक है, इंगर एंडरसन आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूएनईपी के, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के। सेकेंड क्वेश्चन था कि FATF के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तो पेरिस, फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। टोटल मेंबर कंट्रीज अगर देखें इसकी 39 हैं और प्रेसिडेंट इसके टी राजा कुमार हैं। ठीक है, टी राजा कुमार प्रेसिडेंट हैं FATF के। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि त्रिपुरा के CM कौन हैं, तो वो हैं मानिक साहा, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है इनकी। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन हैं, श्री सत्यदेव नारायण आर्या। ये आपके पिछली क्लास के 3 क्वेश्चन थे। अब आज के देख लेते हैं क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखते हैं पहले। आज के दिन यानी कि 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है। ठीक है, वर्ल्ड जूनोसिस डे। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि कोमेमोरेट किया जा सके एक वैक्सीन को जो जूनोसिस डिजीज़ के लिए होती है। जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं, अब देखो। जूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो भी मतलब वायरल इन्फेक्शंस वाली डिजीज़ होती है ना, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, इबोला या वेस्ट नाइल वायरस वगैरह। इन सब वायरल डिजीज़ के लिए इन सब वायरल डिजीज़ को बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। इनकी फर्स्ट वैक्सीनेशन हुई थी आज के दिन 6 जुलाई को, तो इसके लिए हम ये डे को मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो डिजीज़ हैं ये बेसिकली आपको पता होगा वायरल और भी जो होती हैं सारी बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या किसी वायरस या फिर फंगी वगैरह की वजह से होती है, तो वही रीज़न रहता है। तो इसकी वैक्सीनेशन आज के दिन हुई थी, तो ये वाला डे हम आज के दिन मनाते हैं 6 जुलाई को। और एक और चीज़ है इसमें कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ना हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाते हैं। तो इस बार फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई 2 जुलाई को था, तो 2 जुलाई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया है। इस बार की थीम क्या थी, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये इस बार की थीम थी। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच स्टेट हैज़ एमर्ज द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द 3rd एडिशन ऑफ स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021। 2021 की स्टेट्स की जो स्टार्टअप रैंकिंग होती है वो डिक्लेयर हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स का अवार्ड किसको मिला है, कौन सी बनी है बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स। 2 बनी है इसमें वैसे तो 3 बनी है, बट यहाँ पर हमने 2 मेंशन किए हैं क्योंकि जो तीसरी है उसकी कैटेगरी अलग थी। जो 2 बनी है उनका क्या नाम है, गुजरात और कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा बोथ A and B। ओके, जो तीसरी बनी है वो मेघालय है, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैटेगरी में है, तो इसलिए वो अलग से है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में इनको रैंक किया गया था। तो गुजरात और कर्नाटका को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है और नॉर्थ ईस्ट से ये अवार्ड मिला है मेघालय को। अगर ये तीनों ऑप्शन में आ जाते हैं ना बाय चांस, तो हमने तीनों का ही आंसर करना है, ऑल ऑफ द अबव ही लिखना है। ठीक है, अच्छा तीसरे साल हो गया, ये तीसरा साल है कि गुजरात जो है वो बेस्ट परफॉर्मर बना है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनी है गुजरात, तीसरा साल है ये इसको। अगला पॉइंट है इसमें कि लार्जेस्ट स्टेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, जो लार्जेस्ट स्टेट्स वाली कैटेगरी है, तो उसमें टॉप परफॉर्मर कौन कौन है। बेस्ट परफॉर्मर अलग है, टॉप परफॉर्मर अलग है। टॉप परफॉर्मर्स ये सारे हैं और बेस्ट सिर्फ ये वाले 3 हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टॉप परफॉर्मर्स अगर लार्जेस्ट स्टेट्स की बात करें तो उसमें केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना है। ओके, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज़ का एक ही कैटेगरी थी, उसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है वो टॉप परफॉर्मर रहा है। बाकी लीडर्स कैटेगरी भी है एक इसमें, जिसमें पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, यूपी, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा हैं। ठीक है, ये हैं लीडर्स कैटेगरी में। और स्टेट्स और यूटीज़ इन द एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी, ये है लीडर्स कैटेगरी, ये है एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अलग अलग से लिख लेना। एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में जो स्टेट्स और यूटीज़ थी उनमें है छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड नागालैंड। ओके, ये सारे आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे इतने, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला होगा, तो ये सबसे ज़्यादा याद रखना। उसके बाद इसको भी प्रॉपर्ली पढ़ना, क्योंकि स्टार्टअप्स वगैरह ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं आज की इकॉनमी में, तो हो सकता है कि इसमें से भी कोई क्वेश्चन बन जाए आपका। एक बार याद कर लेना सारे।
ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अपने दिमाग में क्लियर रखना कि लार्जर स्टेट्स में है लीडर्स कैटेगरी है, एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी है या स्मॉल वगैरह वाली है, ठीक है। टॉप और बेस्ट के बीच में भी मत कन्फ्यूज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रीन को साइंड एन MOU विद विच IIT टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ग्रीन को नाम की एक कंपनी है जिसने MOU साइन किया है फॉलोइंग में से किसी एक IIT के साथ, ताकि एक इंडिया का पहला स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया जा सके, ठीक है। स्कूल फॉर सस्टेनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहला होने वाला ये, तो ये ग्रीन को और IIT हैदराबाद ने मिलके किया है स्टार्ट, ठीक है। मतलब ये मिलके बनाएंगे स्कूल को। ये जो स्कूल है 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ 2022। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। ग्रीन को पहले जो है एक रीन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है, ठीक है। इन्होंने IIT हैदराबाद के साथ मिलके ये स्कूल सेटअप करने की बात की है। इसके मेन जो पर्पज़ रहेगा वो क्या रहेगा कि जो स्टूडेंट्स रहेंगे ना इस इंस्टीट्यूशन के, उनको पढ़ाया जाएगा टूवर्ड्स दी सस्टेनेबल गोल्स। सस्टेनेबल गोल्स के बारे में उनको नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वगैरह भी होंगे उसमें इंक्लूडेड, और आपका सर्कुलर इकोनॉमी होगी, एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह, ये सब चीज़ें जो सस्टेनेबल गोल्स में आपको हेल्प करती हैं उनके बारे में इनको पढ़ाया जाएगा। तो ये इंडिया में ऐसा पहला स्कूल होने वाला है, और क्योंकि फर्स्ट है आपको याद रखना है। इसका मेन एम रहेगा कि ये एनहांस कर सके सस्टेनेबल रिसर्च को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और स्किल्स को। क्योंकि इस फील्ड में पहला ऐसा कोई नहीं था स्कूल वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छा एफर्ट रहेगा सस्टेनेबल इकोनॉमी को थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। बाय जून 2023 इट विल इंडक्ट स्टूडेंट्स। अभी 2022 के एंड तक ये जो है कंप्लीट हो जाएगा बनके, और जून 2023 से इनका फर्स्ट बैच जो है वो आना शुरू हो जाएगा। कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए, मतलब इसमें और कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूडेड रहेंगे, MTech और PhD तक के प्रोग्राम्स होंगे इसमें, ठीक है। MTech और PhD तक के प्रोग्राम्स इसमें होंगे इस वाले स्कूल में। और ये जो स्कूल है ये प्रमोट करेगा स्टडीज़ को इन वेरियस फील्ड सच एज क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, और मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड किसी भी बात के लिए जहाँ पर हमारे को ऐसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मतलब नहीं और कोई सोर्स था ना, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा था, तो अब ये वाला इंस्टीट्यूशन उसका जो पर्पज़ है उसको सर्व करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड। तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है 2022 की, वो कहाँ पर हुई है, पोर्टुगल में। पोर्टुगल में हुई है ये कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को को होस्ट किया है पोर्टुगल और कीनिया ने, ठीक है। कीनिया और पोर्टुगल दोनों ने मिलकर इसको को होस्ट किया है। 27 जून से लेके 1 जुलाई तक ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुई है पोर्टुगल में, ओके। इसका मेन पर्पज़ क्या था कि कंजर्वेशन की जा सके और सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके ओशन, सीज़ या मरीन रिसोर्सेज का। जितने भी हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं उनका प्रॉपर यूज़ किया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके, मतलब उनकी कोई डिप्लीशन ना हो, उनका कोई मिसयूज़ ना हो, उनको गंदा वगैरह ना किया जा सके। इन सब चीज़ों के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हमने स्टार्ट की थी। इस बार की कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। स्टॉक टेकिंग, पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस, ये इस बारी की थीम थी। अब गोल 14 की क्योंकि इस थीम में बात हुई है तो हमको पता होना चाहिए कि गोल 14 क्या है। गोल 14 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ही एक गोल है, ठीक है। SDG के ही अंडर ये गोल आता है, गोल 14। इसमें क्या बताया है, टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज़ द ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज, ठीक है। ये ओशंस के ही बारे में ये जो गोल है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मेंशन्ड है, तो यही इधर मेंशन किया हुआ है हमारे पास इस बार थीम में, ठीक है। तो गोल 14 की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मरीन रिसोर्सेज को ही कंजर्व करने के लिए ये वाला गोल है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल देखें अगर इस कॉन्फ्रेंस के, सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस के, वो हैं लियू जेनमिन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान। भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है जितेंद्र सिंह ने, ठीक है।
जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान। अब तिहान की फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एंड ऑटोनॉमस नेविगेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन, ये तिहान की फुल फॉर्म है, आपको ये याद रखनी है। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा तिहान, इसमें टोटल जो बजट लेआउट है वो अभी कितने का है? 130 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। और इसमें भी जो IIT हैदराबाद है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। IIT हैदराबाद के साथ मिलके मतलब वहीं पर ही ये जो तिहान है इसको आगे बनाया जाएगा, वहीं पर ही लॉन्च किया गया है। तिहान इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव ऑफ IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद का ही इनिशिएटिव है ये। इट इंक्लूड्स रिसर्चर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब ये देखो रिसर्चर्स की मतलब कहाँ से रिसर्चर हैं, किस किस फील्ड से रिसर्चर्स हैं इसमें, वो यहाँ पे बताया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी हैं, कंप्यूटर साइंस से भी हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मतलब, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग, मैथ्स, डिज़ाइन, लिबरल आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ इस हर एक फील्ड से जो रिसर्चर्स होंगे वो इसमें पार्ट ले सकेंगे, ठीक है। और IIT हैदराबाद ने, ये इसकी एक्स्ट्रा न्यूज़ है कि IIT हैदराबाद हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड न्यू पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑफ MTech इन स्मार्ट मोबिलिटी। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है मतलब कि अभी तक हमारे पास MTech इन स्मार्ट एबिलिटी का कोई भी कोर्स कहीं पर भी नहीं था इंडिया में। तो IIT हैदराबाद पहली ऐसी इंस्टीट्यूशन बनी है जिसने ये कोर्स प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, MTech इन स्मार्ट मोबिलिटी। ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि IIT हैदराबाद में ऐसा कौन सा कोर्स है जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, ठीक है, या MTech वो कौन से इसके लिए सब्जेक्ट के लिए वहाँ पर इन्होंने शुरू करवा दिया। तो MTech इन स्मार्ट मोबिलिटी IIT हैदराबाद में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या ONDC कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन टू ऑर्गेनाइज ग्रैंड हैकाथॉन टू प्रमोट ई-कॉमर्स इन एग्री सेक्टर। तो एक हमारे पास फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इन्होंने कोलैब किया है फॉलोइंग में से किसी एक इंस्टीट्यूशन के साथ ताकि ये एक ग्रैंड हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज करवाएं। ये ग्रैंड हैकाथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है जिसमें मतलब एग्रीकल्चर को, ई-कॉमर्स को एग्रीकल्चर में लाने का थोड़ा और एक मतलब प्रमोशन दी गई है वहाँ पर, ठीक है। तो ये किस ONDC ने ये किसके साथ मिलके किया है ग्रैंड हैकाथॉन? नाबार्ड के साथ मिलके, ठीक है, नाबार्ड के साथ मिलके ये ग्रैंड हैकाथॉन जो है इसको लॉन्च किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। पीयूष गोयल ने इसको वर्चुअली लॉन्च किया था, ठीक है, वर्चुअली लॉन्च किया था, बट जिसका फिजिकल इवेंट था वो कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में, जो BSC है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर इसका फिजिकल इवेंट हुआ था। ग्रैंड हैकाथॉन था ये 3 दिन का, ओके। और ये जो है ONDC जो आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, इन्होंने ही इसको ऑर्गेनाइज करवाया था नाबार्ड के साथ मिलके। नाबार्ड की फुल फॉर्म ऑब्वियसली आपको याद होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड और ONDC ने मिलकर ये ग्रैंड हैकाथॉन लॉन्च किया था। ये जो ग्रैंड हैकाथॉन था ये 2 कैटेगरीज में वहाँ पर डिवाइड किया गया था। एक कैटेगरी थी एग्री ग्रांट चैलेंज, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी थी एग्री इनोवेशन हैकाथॉन। एग्री ग्रांट चैलेंज में क्या था कि मतलब जो भी परमिशंस वगैरह चाहिए एग्रीकल्चर इसमें फील्ड में आपकी डिजिटाइजेशन लाने के लिए या फिर हाँ डिजिटाइजेशन वगैरह लाने के लिए जितनी भी आपको वो चाहिए, सुविधाएं चाहिए या परमिशंस चाहिए, वो इसके अंडर आएंगी। और जो भी इनोवेशन वगैरह लेके आ रहे हैं आप इस सेक्टर में, वो यहाँ पर होगा, इस वाली कैटेगरी में कवर होगा। ये जो हैकाथॉन था इसकी मेन एम क्या थी कि एक ओपन नेटवर्क फॉर बायर्स एंड सेलर्स हम प्रोवाइड करवा सकें। किन के लिए? जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो सेलर्स रहेंगे उनके लिए, ताकि जो करंट ई-कॉमर्स इकोसिस्टम है ना उसको थोड़ा और डेमोक्रेटाइज किया जा सके, मतलब कि सबके लिए सेम सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं हम, ठीक है। तो जो करंट इकोनॉमिक आपका ई-कॉमर्स वाला इकोसिस्टम है उसको थोड़ा और बेटर करवाया जा सके, उसको सेम लेवल पे लाया जा सके सबके लिए, उसके लिए ये जो स्टेप है ये उठाया गया है। और इसमें मेन जो टारगेट है वो किस किस को किया गया है? जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, FPOs होते हैं, या मंडी होती है,
या आपके प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स, MSMEs वगैरह वाले, स्मॉल रिटेलर्स वगैरह, ये जो भी होते हैं ये सब इसमें कवर होंगे, ठीक है। तो इनके थ्रू ये इस इकोसिस्टम में, ई कॉमर्स इकोसिस्टम में थोड़ा चेंजेस लाने के लिए, उसको सबके लिए एक जैसा करने के लिए ये जो आपका हैकाथॉन है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसका मेन पर्पज़ यही था और इसको ONDC और NABARD ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 इंडियन स्टेट साइंड एन अग्रीमेंट टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट वन ऑफ देम। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके जो एक स्टेप उठाया है, ठीक है, 6 इंडियन जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट कर सकें। फॉलोइंग में से कौन सी वो स्टेट नहीं है जो इस अग्रीमेंट में इन्वॉल्व है, ये आपसे पूछा है। तो केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये तो उन स्टेट्स में थी। वेस्ट बंगाल नहीं है इसमें, ठीक है। आंसर आपका ही बनेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना यूजुअली हम जब एग्ज़ाम में होते हैं ना तो हमारे ऊपर ना बहुत सारा प्रेशर रहता है। हम हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना पढ़ें, मैंने खुद भी ये मिस्टेक की है कि 6 इंडियन स्टेट्स साइंड एन अग्रीमेंट टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमने इतना पढ़ा, उसके आगे हमारे को लगा कि नीचे स्टेट्स मेंशन की हुई हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी स्टेट का आंसर है, ठीक है, कौन सी स्टेट ने अग्रीमेंट साइन किया है। तो हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे केरला, हमारे को पता है कि इसने साइन किया है, हम इसको टिक करके आ जाएंगे। ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है, नो डाउट आप कितना टाइम ले रहे हो कितना नहीं, एटलीस्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है अब ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती ही है। तो गलत आंसर टिक करने से बजाय या तो उसको छोड़ दो अगर नहीं है आपके पास टाइम तो, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिया है, नॉट दिया है तो तभी पता लगेगा जब सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन भी पूरा पढ़ना है और ऑप्शंस भी पूरे पढ़ने हैं। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपसे ये नॉट ना पूछा हो, केरला ऑप्शन में हो, तो मतलब आप सोचोगे कि केरला आंसर बनता है, बट नीचे शायद थर्ड ऑप्शन में कोई और आंसर इसी से रिलेटेड दिया हो, उड़ीसा आपका थर्ड ऑप्शन में हो, तो फिर बोथ वाला ऑप्शन भी दिया हो सकता है। तो वैसे ध्यान रखना कि ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। इसका आंसर वेस्ट बंगाल है, नॉट पूछा है तो वेस्ट बंगाल है इसका आंसर, ठीक है। अगला इसका जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटर स्टेट declaration of intent to work in collaboration to combat human trafficking was signed by women and child welfare representatives from 6 Indian states. अब ये जो अग्रीमेंट है ये बेसिकली क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मतलब मानव तस्करी जो होती है उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे बचने के लिए या उससे डील करने के लिए ये। तो ये जो अग्रीमेंट है ये बेसिकली इन सब चीज़ों को मतलब ऐसे स्टेप्स बनाएगा जिसमें इन चीज़ों को, इस चीज़ को हम टैकल कर सकें, इस प्रॉब्लम को थोड़ा हम टैकल कर सकें। और ये साइन किसने की है, विमेन और चाइल्ड वेलफेयर के रिप्रेजेंटेटिव्स इन 6 स्टेट्स के, ठीक है। 6 इंडियन स्टेट्स के, कौन सी स्टेट्स हैं वो हम देख रहे हैं अभी। तो इन 6 स्टेट्स के जो चाइल्ड डेवलपमेंट और वेलफेयर वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ठीक है। साउथ की हैं सारी स्टेट्स, याद रहेंगी, ईजी होगा इसको याद करना क्योंकि साउथ की हैं सारी। तो एक बार ये प्रॉपरली पढ़ लेना, इन सारी स्टेट्स का नाम आपको याद होना चाहिए। जब बहुत कम नंबर होता है तो इसके क्वेश्चन में आने के चांसेस काफ़ी रहेंगे, ठीक है। ये जो अग्रीमेंट है ये एम्फोसाइज करेगा ऑन कोलैबोरेटिंग ऑन इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड शेयरिंग, विटनेस एंड लीगल प्रोटेक्शन एज वेल एज रिहैबिलिटेशन एंड केयर फॉर सर्वाइवर्स। अब क्या होता है, मतलब जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को टैकल करने की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसको स्टॉप भी करना चाहेंगे। इसमें जो भी स्टेप्स उठाएंगे वो हम स्टॉप करने के लिए भी उठाएंगे कि हो ही ना ये मानव तस्करी बंद ही हो जाए, इसके लिए भी स्टेप्स उठाएंगे। बट जो इन सब चीज़ों के विक्टिम बन चुके हैं उनकी भी तो केयर करनी है ना, उनका भी ध्यान रखना, उनको भी शेल्टर्स प्रोवाइड करवाने हैं प्रॉपर, है ना। तो वो सब चीज़ें, या जो मतलब जिनकी तस्करी कर दी गई है उनको वहाँ से बचा के वापस उनके घरों तक पहुँचाना, वो सब स्टेप्स भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बेसिकली ये अग्रीमेंट ये है कि ये जो स्टेट्स हैं ये मिल के काम करेंगी कि उन सबको जो सर्वाइवर्स होंगे उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाओ, उनको घर तक भी पहुँचाओ, और इनके लिए जो तस्करी वगैरह हो रही है इसमें सारी आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह या इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह प्रॉपर हो इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन स्टेट्स में, ताकि इन एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की चीज़ को ही रोक दिया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 8th एनुअल लिस्ट ऑफ अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन, हु हैज़ टॉप्ड द लिस्ट। फोर्ब्स की एक और लिस्ट आई है, कौन सी लिस्ट है ये, पहली बार तो 8th एडिशन है ये इस लिस्ट की, एनुअल लिस्ट है, जिसमें मतलब ये बताया गया है कि सेल्फ मेड वुमेन, रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन कौन है अमेरिका की, सिर्फ अमेरिका की,
ठीक है। अब अमेरिका में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो ये नहीं बोला है उसमें, अमेरिका में जो काम कर रही हैं या अमेरिका में जिनका बिजनेस है वो किसी और कंट्री से भी बिलोंग कर सकती हैं, जैसे इंडियन ओरिजिन का भी आ सकती हैं इसमें कोई भी विमेन हो तो ऐसी एक लिस्ट जारी की है फोर्ब्स ने, फोर्ब की 8th एनुअल लिस्ट ऑफ अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड विमेन। ठीक है, इस लिस्ट में टॉप किसने किया है ये हमसे पूछा है, तो इसमें टॉप किया है डिएन हेंड्रिक्स ने। डिएन हेंड्रिक्स ने इसमें टॉप किया है। सेकंड पे जूडी फॉकनर है। अब आगे देखते हैं हम इसकी डिटेल्स थोड़ी सी। डिएन हेंड्रिक्स जो हैं वो को फाउंडर एंड चेयरमैन हैं ABC सप्लाई की। ठीक है, ये बिल्डिंग का ही सारा सामान वगैरह बनाते हैं और उसी को सप्लाई करते हैं, तो वो उनकी जो को फाउंडर और चेयरमैन है डिएन हेंड्रिक्स, इन्होंने टॉप किया इस लिस्ट को। ठीक है, इनकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है, 12.2 बिलियन की, 12.2 बिलियन US डॉलर्स इनकी वो है नेटवर्थ है। और इन्होंने ना इस लिस्ट को 5th टाइम किया है टॉप भी, 5th टाइम टॉप किया है, तो इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिएन हेंड्रिक्स USA से बिलोंग करती हैं और ये टॉप कर रही है इस लिस्ट को। ABC सप्लाई की चेयरमैन और को फाउंडर रहेंगे। ये पॉइंट हमने देख लिया फर्स्ट वाला। इसके बाद हमारे लिए क्या मैटर करता है, इंडिया की जो जितनी भी लेडीज़ इसमें हैं। ठीक है, टोटल इंडिया से 5 जो विमेन हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से टॉप किसने किया है, इंडिया वाली लिस्ट में से इंडिया की 5 जो विमेन हैं उनमें से टॉप किसने किया है, जयश्री वी उल्लाल ने। जयश्री वी उल्लाल ये प्रेसिडेंट एंड CEO हैं अरिस्ता नेटवर्क्स की। ठीक है, अरिस्ता नेटवर्क्स जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म है, तो इसकी ये प्रेसिडेंट और CEO हैं। इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक पूरी लिस्ट में इन्होंने 15th रैंक स्कोर किया है। ठीक है, और इनके अलावा 5 और इंडियन ओरिजिन के विमेन हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। जो बाकी विमेन हैं उनका भी हम एक बार देख लेते हैं, उनके भी हमने कंपनीज डिस्कस किए हैं, बट इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बना है क्योंकि ये इंडियन जितनी भी विमेन है उनमें से ये टॉप कर रही हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन की जो विमेन है उनमें से इन्होंने टॉप किया है जयश्री वी उल्लाल ने। ठीक है, इसमें बाकी जो हैं एक बार वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी विमेन हैं। एक है नीरजा सेठी, ये को फाउंडर हैं सिंटेल की। नेहा नारखेड़े जो को फाउंडर और फॉर्मर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी रह चुके हैं कॉन्फ्लुएंट की। फॉर्मर पेप्सिको की CEO इंदिरा नूई, ये काफ़ी लिस्ट में थी पहले, ये इनका मतलब काफ़ी फेमस नाम है ये, इंदिरा नूई भी इस लिस्ट में। और रेशमा शेट्टी जो कि को फाउंडर हैं गिंको बायोवर्क्स की। ओके, ये 5 विमेन हैं जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं, इस लिस्ट में शामिल थी। टॉप किया है जयश्री वी उल्लाल ने इंडिया के हिसाब से, और अदरवाइज टॉप किया है डिएन हेंड्रिक्स ने। पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। सिनी शेट्टी फ्रॉम कर्नाटका वॉज क्राउंड एज 58th एडिशन ऑफ, मतलब 58th एडिशन थी, ये क्राउंड एज फेमिना मिस इंडिया आएगा। ठीक है, क्राउंड एज फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, और ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की 58th एडिशन थी। ठीक है, तो सिनी शेट्टी हैं कर्नाटका से जो इस बार फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बन गई है, मतलब कि मिस इंडिया बनी है इस बार की। ठीक है, और मिस इंडिया 2020 कौन थी ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्राउन करती है ना वो लास्ट जो बनी होती है मिस इंडिया वही करती हैं, या लास्ट जिसके पास वो क्राउन वगैरह होता है वही आगे जो अब बनते हैं उनको क्राउन करती हैं। तो लास्ट जो थी वो कौन थी, मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी। ठीक है, मानसा वाराणसी ने किया है, और इस बार कौन बनी है, सिनी शेट्टी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि फॉर्मर कर्नाटका CM SM कृष्णा, इन्फोसिस के फाउंडर और IT इंडस्ट्री के वेटरन NR नारायण मूर्ति, ये नाम आपको याद रखना है, और फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण, ये तीनों को सिलेक्ट कर लिया गया है फॉर द फर्स्ट एडिशन ऑफ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022। पहली एडिशन होने जा रही, मतलब अभी आज से पहले ये अवार्ड कभी नहीं दिया गया है, पहली बार ये अवार्ड मतलब हम देने वाले हैं, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, तो इस अवार्ड के लिए चूज़ किया गया है एक SM कृष्णा को, एक NR नारायण मूर्ति को, और तीसरे कौन है, प्रकाश पादुकोण। इन तीनों को चूज़ किया गया है इसके लिए, इस अवार्ड के लिए। और ये जो अवार्ड है ये केम्पेगौड़ा जो फाउंडर थे बेंगलुरु सिटी के, उनके ऑनर में ये जो अवार्ड है इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, केम्पेगौड़ा के नाम से एक वहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह भी है ना, तो उन्हीं का ही अवार्ड है, उसमें इन तीनों को सिलेक्ट किया गया है फॉर द इनॉग्रल अवार्ड सेरेमनी।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यायर लैपिड हैज़ ऑफिशियली बिकम दी 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? नफ्ताली बेनेट को। नफ्ताली बेनेट जो है इज़राइल के शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम रहे हैं, तो इनको रिप्लेस करके अब जो 14th पीएम ऑफ इज़राइल बन गए हैं वो कौन है? यायर लैपिड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दी CBSE लॉन्च्ड अ डिजिटल पोर्टल फॉर नेम्ड परीक्षा संगम। परीक्षा संगम नाम का CBSE ने एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम्स, उनके रिजल्ट्स या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बात होगी, कोई भी नई नोटिफिकेशन वगैरह होगी, कोई अपडेट्स होंगे, तो वो इस पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। इसमें जो है 10th और 12th क्लास के रिजल्ट्स या एग्ज़ाम्स की सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, परीक्षा संगम, CBSE ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि स्पेन के कार्लोस सैंज जूनियर ने, जो फरारी के लिए परफॉर्म करते हैं, उन्होंने F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है, ठीक है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है स्पेन के कार्लोस सैंज जूनियर ने, और ये इनकी पहली F1 रेस विक्ट्री है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी तक के हम देख रहे थे ना सारे विनर्स मैक्स वर्स्टेपेन वगैरह बन रहे थे, तो अब हमने देखा है कि जो कार्लोस सैंज जूनियर है उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए। नेक्स्ट पॉइंट है राजीव रंजन मिश्रा एंड पुष्कल उपाध्याय ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है गंगा, री इमेजिनिंग, रेजुविनेटिंग एंड रिकनेक्टिंग। ये जो बुक है ये क्या डिस्क्राइब कर रही है? जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा था ना, उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन में या उसको इम्प्लाई करने में अगर कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह फेस किया ना इन्होंने, तो उसको मेंशन किया है इन्होंने इस बुक में, ठीक है। और क्योंकि ये नेशनल मिशन फॉर गंगा, क्लीन गंगा पे है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट, ये वाली बुक आपको याद होनी चाहिए। गंगा वाली जो बुक है वो राजीव रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय ने लिखी है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि इंडिया हैंड्स ओवर 75 एम्बुलेंसेज एंड 17 स्कूल बसेस टू नेपाल टू स्ट्रेंथन टाइज, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया ने 75 एम्बुलेंसेज और 17 स्कूल बसेस नेपाल को दिए, ताकि उनकी जो पॉलिटिकल टाइज वगैरह हैं नेपाल के साथ इंडिया की, वो अच्छी रहें। For the third year in a row, Gujarat has bagged the title of Best Performing State by Startup India. स्टार्टअप्स के केस में गुजरात ने, ये आई थिंक उसका पॉइंट आ गया यहाँ पे, जो हमने स्टार्टअप वाला डिस्कस किया ना, उसमें हमने देखा भी था कि गुजरात टॉप कर रहा है तीसरी बार, ये वही वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अजय देवगन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स एक क्रॉप प्रोटेक्शन फर्म है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है अजय देवगन को। अगला पॉइंट है, राहुल नार्वेकर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये अकेले ऐसे यंगेस्ट एवर भी बन गए हैं इंडियन जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया है, ठीक है। राहुल नार्वेकर इनका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईडलवाइस जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च स्विच, एन एप्लीकेशन दैट इज़ कम्प्लीटली डिजिटल, इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल टेलीमेटिक्स बेस्ड मोटर पॉलिसी। अब ये जो मोटर पॉलिसी होगी ना, इसके बाद क्या होगा, इसका क्या मेन पर्पस रहेगा कि ये इंश्योरेंस तब प्रोवाइड करवाएगी जब, मतलब जैसे ये पे ओनली फॉर हाउ मच दे ड्राइव, जितना आप ड्राइव कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वगैरह होता है उसको पे करना होता है। अब पे एज यू ड्राइव करके एक और इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, पे एज यू ड्राइव, पर उसमें क्या होता है कि जितना आप कम पे करते हो उतना आपको कम प्रीमियम देना होता है, जितना आप ज़्यादा ड्राइव करते हो, जितना आप कम ड्राइव करते हो उतना कम आपको प्रीमियम देना होता है, और जितना ज़्यादा ड्राइव करते हो उतना ज़्यादा प्रीमियम देना होता है इसमें। पर ये पॉलिसी कैसे उससे अलग है, ये वाली जो इंश्योरेंस आपकी स्विच वाली, ये इसलिए अलग है क्योंकि ये आपका सिर्फ डिस्टेंस नहीं जज करती है, ये वो क्वांटिटी नहीं जज करती है कि कितना आप चले हो, कितना आपने कार को ड्राइव किया है, ये भी चेक करती है कि किस तरह से आपने ड्राइव किया है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ ड्राइव क्या है, तो उसके बेस पे भी ये कैलकुलेट करेगा कि क्या हिसाब बनता है, फिर ये जो इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम होगा उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नया एक चीज़ है, ये किसने की है स्टार्ट, ईडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने, और नाम क्या है इसका, स्विच, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर्मर इंडियन गोलकीपर EN सुधीर पासेस अवे। EN सुधीर ये गोलकीपर थे इंडिया के, इनकी डेथ हो गई है, ये तीनों ऑबिचुरीज हैं अब। विजनरी ब्रिटिश थिएटर डायरेक्टर पीटर ब्रूक पास्ट अवे। पीटर ब्रूक डायरेक्टर थे और ब्रिटिश थिएटर डायरेक्टर थे, तो इनकी भी डेथ हो गई है। बंगाली फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं, पद्मश्री भी इनको अवार्ड किया गया है, तरुण मजूमदार, इनकी भी डेथ हो गई है।
ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखना है। अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है कि सीबीएसई के चेयरपर्सन कौन है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन है चेयरमैन एंड हेडक्वार्टर्स बताने आपने नाबार्ड के, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। थर्ड, ये भी हमने रिसेंट न्यूज़ में कवर किया हुआ है कि विच क्रिकेटर बिकम्स शेयर होल्डर इन द इंडियन गरुड़ ड्रोन कंपनी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे आज के। इनमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन लग रही है आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।